हमारे साथ राम कुमार मिश्रा जी हैं। 36 सालों से टीएनबी लॉ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किए। कई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किए, जिसमें उन अखफोड़वा कांड भी एक महत्वपूर्ण था। और एक समय वो था जब पानी वाली जहाज़ में जो कर्मी कार्यरत थे, उनकी आवाज़ के लिए भी इसने पीआईएल दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा ये जजों को भी पढ़ाते हैं। लंबा चौड़ा काफ़ी प्रोफाइल है। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। बहुत सारे पोस्टों से होकर के गुजर करके अभी भी बतौर प्रैक्टिशनर एडवोकेट के तौर पर भागलपुर में काम कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सर, कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि न्याय पाना, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी और वकीलों के फीस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछले 10 वर्षों में न्याय पाना बड़ा महंगा हो गया है। एक छोटा सा मामला भी अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाएंगे तो मामूली से मामूली वकील भी आपसे 2 लाख रुपया ले लेंगे। उच्च न्यायालय में जाएंगे तो लाख रुपया खर्च हो जाएगा। कनीय न्यायालय में जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां भी 10-20 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। तो न्याय खर्चीला हो गया है और जजेस कम हैं तो मुकदमों के अंबार भी लगे हैं। और साथ साथ मगर एक बात है कि अब जो दूसरे विषयों में लोग पढ़ा करते थे, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में जाया करते थे, वो न्यायपालिका में आने लगे हैं। इसलिए बड़े समझदार जज आपको मिलने लगे हैं। ज्ञान की वृद्धि हुई है और बड़े ज्ञानी जज लोग मिले हैं। मगर मुकदमा इतना ज़्यादा है, इतना अंबार है उसका कि बड़ा कठिन है। रोज़ का अगर आप कॉज लिस्ट देखेंगे तो रोज़ के कॉज लिस्ट में एक एक जज के सामने 80-85 केस हुआ करते हैं हेयरिंग के लिए जी। और वो 80-85 केस में कितना न्याय कर पाएंगे? 2-3 समय अगर आप ध्यान देते हैं, सर्व हाईकोर्ट से एक यार्डस्टिक भी पड़ा हुआ है। आधा दिन तो चला जाता है इनको हाईकोर्ट का तरफदारी करने में, तीमारदारी करने में, रिपोर्ट भेजने में, और बचा हुआ दिन में ये जमानत सुनते रहते हैं। इस बीच इनको निर्णय भी देना है, एक रिवीजन भी सुनना है, एक अपील भी सुनना है, गवाही लेना है, जजमेंट देना है। तो बड़ा कठिन है, बड़ा मतलब दयनीय स्थिति है यहाँ के न्यायाधीशों की। लेकिन सवाल ये है कि तो फिर ऐसी स्थिति में लोगों को न्याय कैसे मिलेगा सर? इससे न्याय मिलने का एक ही तरीका है कि फिर हमको वापस पंच परमेश्वर वाले गति में आना पड़ेगा। जैसे कि ग्राम में ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर नगर पंचायत है, उसके ऊपर नगर निगम है, उसके ऊपर आपको नगर पालिका है। इस स्तर में सरकार को स्कीम बनाना पड़ेगा कि जिस प्रकार सरकार के विभिन्न योजनाओं को पूरा करते हैं, तो ग्राम में जाके निचले स्तर पे पहुंच के उनको न्याय उनके घर पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि न्याय को घर तक पहुंचना होगा। न्याय को घर तक पहुंचना पड़ेगा। जब न्याय घर तक पहुंचेगा, जैसे लोक अदालत में बहुत से मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें एक प्री लिटिगेशन भी है, प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन। इसके लिए अस्थाई लोक अदालत का चयन होता है और अस्थाई लोक अदालत में सरकार अभी लोक अदालत पे बहुत ध्यान दे रही है। जहाँ श्रमिकों का मामला है वहाँ समझौता पदाधिकारी होते हैं, जहाँ समझौता कॉन्सिलिएशन भी है, मीडिएशन भी है, आर्बिट्रेशन भी है, आर्बिट्रेशन भी हो रहे हैं और लोक अदालत भी है। ये सब है। लोक अदालत में सर सभी मुकदमों की सुनवाई होती है? लोक अदालत में सभी मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है। बहुत से मामले हैं, जैसे राष्ट्र विरुद्ध अगर कोई मामला है या हत्या का मामला है, संगीन मामले जितने हैं वो नहीं सुने जाते हैं। इसका मतलब है कि लोक अदालत के भी रेंज को बढ़ाना होगा। हाँ, लोक अदालत के रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। लोक अदालत को लगातार करना पड़ेगा और लोक अदालत के प्रचार प्रसार को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों का लोक अदालत में विश्वास आए। घर घर पहुंचना पड़ेगा। आज जैसे मेला हुआ करता है, तो मेला में लोक अदालत को पहुंचना पड़ेगा। मैं लोक अदालत का भी रिसोर्स पर्सन हूं और कई बार मैंने यह सलाह भी दिया है कि आप घर पहुंचें। आपके जो वॉलेंटियर्स हैं आपके, उनको
घर पहुँचें और घर पहुँच के उनके मतलब सप्ताह में एक बार उनकी मॉनिटरिंग करें और उनका सर्वे करें कि भाई आपके यहाँ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण बात भी मैं आपसे करना चाहूँगा। चूँकि यूपी और बिहार का जो एक कल्चर रहा है, वो मुकदमों का कहीं ना कहीं कल्चर हम कह सकते हैं कि हर छोटी बात को लेकर के लोग मुकदमा करने पहुँच जाते हैं, थाने में, कचहरी में, कोर्ट में, तमाम चीज़ों को लेकर के। इन मुकदमों को ख़त्म करने के लिए न्यायालय की तरफ से, सरकार की तरफ से मुकदमा ना हो, इन सब पर कोई काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि अगर आप मुकदमों को उठाएंगे तो कुछ जाति विशेष का शौक है मुकदमा लड़ना, या तो वो लैंड ग्रैबर्स हैं, बोता कोई है काटता कोई है, जी जी। और अगर रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो ज़मीन खरीदने वाले एक विशेष जाति के हैं, बेचने वाले एक विशेष जाति के हैं। कोई मजबूरी में ज़मीन बेच रहा है और कोई दबंगई में ज़मीन खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं भयक्रांत होकर के लोग लैंडलेस हो रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और बात बात पे ये जो अहंग है अंदर में, और तुमको देख लेंगे, आई विल सी यू इन द कोर्ट, न्यायालय में तुमको देख लेंगे। तो ठीक है, न्यायालय के प्रति आपको विश्वास तो है, मगर न्यायालय को ऑटो डेथ में मत डालिए। इतना मुकदमा आप कर दीजिए, इतना मुकदमा कर दीजिए कि न्यायालय स्वतः मर जाए। ये स्थिति जो आ रही है, तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं न्यायपालिका ना मर जाए, और न्यायपालिका रुग्ण हो चुकी है, ऑलरेडी रुग्ण हो चुकी है, न्यायपालिका स्वयं रुग्ण हो चुकी है। आप नहीं विश्वास करेंगे कि जो जजेस हैं इतने स्ट्रेस में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। एक तो उनको न्याय देना है रोज़, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक आध सिपाही उपाही से तो कुछ होता नहीं है, तो न्याय पर अडिग रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। क्या इस सिस्टम को ऐसे नहीं बदला जा सकता है कि जो लोक अदालत है उससे पहले जो प्री लिटिगेशन है या फिर पोस्ट लिटिगेशन, यानी झगड़े होने से पहले, केस दर्ज होने से पहले अगर कोर्ट वहाँ तक पहुँचती है, जो आपने कहा कि ग्राम पंचायत, न्यायपालिका और महानगर पालिका, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि बुनियादी तौर पर झगड़ों के स्ट्रक्चर को पहचान सके, प्रकृति को पहचान सके, अगर वहाँ पर जाता है और प्री लिटिगेशन को शांत करवा दिया जाता है, तो क्या कचहरी आने से पहले तो वो मुकदमा खत्म हो जाएगा ना? ये व्यवस्था तो लागू करने के लिए कहीं ना कहीं लोक अदालत को आगे आना होगा। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है, सीपीसी का 89 एक सेक्शन है, उसमें होता क्या था कि दोनों पिटीशन दे दिया करते थे, हम लोग मुकदमा में समझौता नहीं हो सकता है, और न्यायालय बढ़ जाया करती थी। अब ये सिस्टम हो गया है कि दोनों का बयान लिया जाता है और न्यायालय भरसक कोशिश करती है। अब न्यायालय को भी न्यायालय से निकल के लिटिगेंट के घर जाना होगा, सिर्फ लोक अदालत के दिन नहीं। आपके पास जो मुकदमा है और जो मुकदमा लंबित है बहुत दिनों से, आप दोनों लिटिगेंट को बुलाएं, जिसने किया है और जिस पे हुआ है, और कहें कि हम एक दिन आपके घर जाएंगे, आपको हम समझाएंगे, ताकि आप मुकदमा उठा लें। और जो नहीं उठाता है, जो दिखता है कि जानबूझ के डेट ले रहा है, जानबूझ के ये कर रहा है, उसको हैवी कॉस्ट लगाएं। कॉस्ट की भी का प्रावधान है, धारा 35 में कॉस्ट का प्रावधान है, और लगातार कॉस्ट लगाया जा सकता है। तो जब आर्थिक दंड मिलेगा और जब एक सोर्ट ऑफ डोमकल्स लटकेगा, जब ऊपर से तलवार लटकेगा, तो लोगों के अंदर ये मुकदमा करने की प्रवृत्ति हटेगी। एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगना जरूरी है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाया, जिसको मन हुआ वो पहुंच गया, जाके रिट फाइल। और सर ज़्यादातर फर्जी मामले भी होते हैं, ज़्यादातर फर्जी मामले होते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप, 60% जो है अहंग में और फर्जी मामले होते हैं। अदालत का टाइम भी जाता है, सब कुछ जाता है, पुलिस का जो एक सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और अदालत का क्या है ना कि अदालत जब तक गवाहों का, साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर लेगा, तब तक इस नतीजे पर पहुंच नहीं सकता है कि फर्जी है कि नहीं। तो न्यायालय को ये भी चाहना चाहिए कि एडमिट करने के समय जब केस का ग्रहण करता है, उसी समय तजवीज़ करे कि केस को ग्रहण करेंगे नहीं। तो एक स्क्रीनिंग जब हो जाएगा इनिशियल स्टेज में, तो भी मुकदमे कम सकते हैं।
अच्छा सर, आपने तो पीआईएल भी दायर किया है। अखफोड़वा कांड जो भागलपुर का एक बहुत ही मशहूर कांड हुआ था, और एक समय थी कि जो भग्गू सिंह की जहाज़ चला करती थी गंगा के इस पार से लेकर के उस पार तक में, तो आपने वहाँ पर कार्य जो कर्मी थे उस कर्मी के हित के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया था। आज के समय में इस तरह की पीआईएल दायर भी कम होने लगी छोटे शहरों में, खासतौर से भागलपुर जैसे शहरों में। इसमें तेजी आ गई या फिर इसकी तरफ कोई रुझान लोगों का नहीं है कि लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को न्याय मिले, या लोगों का जो हक है, जो उसका एक मूल कह सकते हैं कि राइट है, वो भी खत्म हो रहा है? इसकी तरफ लोगों का रुझान घट रहा है सर। देखिए, जस्टिस पीएन भगवती जब हुआ करते थे तो उन्होंने प्रयोगात्मक एक तरीका अपनाया और सबको आवाहित किया कि आप चाहें तो पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो उसी के तहत हमने वो दोनों पे पीआईएल, भागलपुर फेरी का पीआईएल और ब्लाइंडिंग का पीआईएल, ये दोनों हमने लेटर रिट किया था। अब वो लेटर रिट डिस्करेज किया जा रहा है। अब लेटर, कोई जनता अगर लेटर दे दे, पहले तो सीधा वो लेटर जब हमने दिया था तो वो सीधा चीफ जस्टिस के पास गया था। अब क्या है कि अगर कोई जनता लेटर दे दे तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और इतना हतोत्साह किया जाता है कि बहुत सारी की प्रक्रिया से कि लोग बंद हो गए, लोग पीआईएल करना बंद हो गए। लोग को कहा जाता है कि तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हो, तुम अपने न्यायालय में जाओ। अब लीजिए, अपने न्यायालय में जाइए, फिर वहाँ से हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए, 40 साल लगेगा। आज 40-50 साल पुराने मुकदमे भी पेंडिंग हैं। जी जी। अच्छा सर, आप 36 वर्षों तक टीएनबी लॉ कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ पढ़ाते रहे हैं। बीच में कभी कभी खबरें आती है कि टीएनबी लॉ कॉलेज का ये हो गया है, इस मरतबा एफिलिएशन नहीं हो पाएगा, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो एकमात्र जो कॉलेज है भागलपुर में, खासतौर से इस कमिश्नरी में, उस कॉलेज की भी लापरवाही देखने के लिए मिलती है, व्यवस्थाएँ नहीं सुधर पाती है। तो उन धरोहरों को बचाने के लिए क्या कुछ करना होगा सर? देखिए, ये इसमें सारा दोष यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। जब तक जनप्रतिनिधि, आज नहीं, आज हम उस समय से जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं, आपके पास एकमात्र लॉ कॉलेज था, उस लॉ कॉलेज को आपने ज़मीन नहीं दिया, बगल में ट्रांसपोर्ट है, अबंडन्ड पड़ा हुआ है। अगर उसका ज़मीन मिल गया होता तो क्लास ए में आ जाता वो। नैक वाले ने जो उसमें किया तो नैक में वो बी में आया। तो उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास हॉस्टल नहीं है, उसके पास ग्राउंड, फिर खेलने का ग्राउंड नहीं है, उसके पास टीचर्स नहीं है। इसी सब कारण से उसको डीएफिलिएट कर दिया बार काउंसिल ने। बार काउंसिल का कहना है कि एक कैटेगरी बना हुआ है बार काउंसिल का, और ये कौन देगा? ये सरकार देगी। और सरकार के पास कौन पहुंचेगा? तो जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। और जनप्रतिनिधि ने आज तक वो उदासीन रहे, चाहे यहाँ हवाई अड्डा का मामला हो या कुछ भी हो। और लॉ कॉलेज एकमात्र प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 30% जो हाई कोर्ट के जस्टिस हुए और 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, सब यहाँ से पढ़ के गए, टीएनबी लॉ कॉलेज से पढ़ के गए। अभी एलुमनी मीट हुआ था, उस एलुमनी मीट में लोग आए, ऐसे ऐसे लोग आए, इतने विद्वान लोग आए, और बड़े बड़े आईएएस, आईआईटीएन, ये सबको देख के लगा कि इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं वो। सर, आपने जनप्रतिनिधियों की बात की। भागलपुर इतना समृद्ध जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर घोर संसाधनों का अभाव है। एयरपोर्ट की चर्चा आपने की, या फिर टीएनबी लॉ कॉलेज की जो दुर्दशा है, यहाँ का सिल्क कारोबार है, यहाँ का तरनी चूड़ा है, जर्दालू आम है। इन चीज़ों को पंख देने के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं है, साधन नहीं है सर। हाँ, तो आप जब चुनते हैं जनप्रतिनिधि तो आप इन मुद्दों को रखिए। आप जिस दिन जनप्रतिनिधि चुनने का मतलब होता है, उस दिन आप जाति पे आ जाते हैं, बिल्कुल, उस दिन फिरका पे आ जाते हैं कि हम इस फिरका से हैं, हम उस फिरका से हैं। और उसके बाद 5 साल आप खोजते हैं कि हमको हवाई अड्डा मिल जाए, लॉ कॉलेज मिल जाए। तो संभव नहीं है, संभव नहीं। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, चूंकि आपने सिटी न्यूज़ लगभग 7-8 साल तक भागलपुर शहर को चलाया, भागलपुर शहर में चलाया है। पत्रकारिता का जो वर्तमान दौर है, और आपने जब इसकी शुरुआत की थी, उस दौर और इस दौर में क्या अंतर पाते हैं? क्या आज की पत्रकारिता मजबूत है या फिर पहले की पत्रकारिता ज़्यादा मजबूत थी? ये बड़ा विषम प्रश्न है, और इस पे मगर देखिए, पहले जो पत्रकार हुआ करते थे तो शहर में अंग्रेजी के एक पत्रकार होते थे, हिंदी के एक पत्रकार होते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, प्रिंट मीडिया था। आज
एक अखबार में 20 विषय है, उसके 20 पत्रकार हैं, ठीक है, और 5 अखबार चल रहा है तो 100 पत्रकार हैं, राइट। तो अब एक अनार 100 बीमार, सही बात है। तो इतने प्रतियोगिताएं बढ़ गई हैं, उनको न्यूज़ देना है, उनको न्यूज़ देना है, तो अब उनका जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म था वो घटेगा, वो घटेगा ही, वो घटेगा ही। उनको पुलिस देखना है, उनको प्रशासन देखना है, और जितना कम कहा जाए। कहीं ना कहीं आप वर्तमान दौर की जो पत्रकारिता है उसमें आप देखते हैं कि जो मूल भाव था उसकी कमी है ही नहीं। अब तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। अब वो स्तर ही नहीं है। अब तो रोजी रोटी कमाना है, किसी तरह बने रहना है। अगर आपका न्यूज़ लीड में नहीं जाएगा, आपका न्यूज़ सामने नहीं आएगा, तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ा कठिन है। ईमानदारी बरतना आज के पत्रकारिता में, और कलम का धनी होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सर शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये राम कुमार मिश्रा जी थे जो कह रहे थे कि लोक अदालत के रेंज को बढ़ाना होगा और बहुत सारे मुकदमे अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो उसको भी लाना होगा। और ख़ास तौर से मुकदमेबाजी की जो परंपरा रही है बिहार में, एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे तबके हैं, समुदाय हैं जिनको मुकदमा लड़ना पसंद नहीं होता है। अब चूँकि जजों की भी संख्या कम है, इस लिहाज से न्याय मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है। और सर ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जगहों में आज जो वकीलों की फ़ीस है वो काफ़ी महंगी है, जिसके कारण से लोगों को इंसाफ मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप वीडियोस को साझा कीजिए। यूट्यूब पर जाइए सिटीजन टाइम्स के, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारे पेज हैं, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कर सकते हैं।